बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और बैरून पाकिस्तान मुझे सुनने वालों, मुझे देखने वालों, आप सबकी खिदमत में मेरा मुअद्दबाना सलाम पहुँचे। आपके लिए सेहत व सलामती, रिज़्क़, इज़्ज़त और तमाम रिश्ते क़ल्ब व नज़र की अनगिनत दुआएं। सबसे पहले मैं आगाज़ करूँगा पाकिस्तान की सियासत। अलीमा खान बिल्लाह मैदान अमल में निकल आई। उनका मैदान अमल में निकलना था तो पहले तो धचका लगा, लेकिन वो सदमा, वो धचका बेअमल क़यादत सह गई है। अब दो ही रास्ते थे, या तो वो अपने आप को अलीमा बीबी से अलहदा कर लेते, जिस जुबान में गुफ्तगू शुरू की थी अली मोहम्मद छत्तोवाली सरकार ने, वही वतीरा अपना लेते, तो फिर हमेशा के लिए वो पीटीआई से फारग हो जाते। उनका ज़ाती ख्याल था कि ये अलीमा खान महदूद रहेगी सिर्फ अडियाला जेल तक, लेकिन बड़ी वुसअत है क़ल्ब नज़र में अलीमा खान। और फिर सबसे अहम पहलू या मुहर्रक अलीमा खान के निकलकर खुद मैदान में आ जाने वजह और मुहर्रक वो ये कि इमरान खान ने हमेशा यही पैगाम दिया है कि लोगों से कहो कि वो सड़कों पर पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी के लिए, और लोगों से कहो कि देखो मुझे किस चीज़ की कमी थी, मैं आपके लिए, इस पाकिस्तान के लिए मैं ये कीमत अदा कर रहा। आप अल्लाह पर भरोसा रखिए, उसके इज़्न के बगैर पत्ता भी जुम्बश नहीं करती। लेकिन जो कौमें अपनी हालत बदलने के लिए अमल नहीं करती, अल्लाह भी उनकी हालत नहीं बदलता। ये वो पैगाम है जो मुसलसल इमरान खान पहुंचाता रहा, और बहनों के दिलों और ज़हनों के अंदर ये नेज़े की तरह पेवस्त हो चुका है। पहले तो वो कहती रही, मिन्नतें करती रही, समाजतों का लहजा अपनाया, मुल्तजी नजरों से देखा इस सो कॉल्ड क़यादत की तरफ, लेकिन जब उन्हें इल्म हो गया, इस नतीजे पर वो पहुंच गई, तीनों बहनों और पूरा खानदान, कि नहीं ये तो कुछ भी करने वाले नहीं, तो फिर कहा कि अगर ये कुछ नहीं करते तो हमारा भाई मुसीबत में है। 3 साल से ज़ायद अरसा हो गया वो जेल में है, कैद तन्हाई में है, उसे अज़ियतें दी जा रही है, वो बीमार है, उसका इलाज नहीं करवाया जा रहा है, एक आंख खसाया हो गई है, दूसरी आंख में भी खराबी पैदा हो चुकी। तो अगर ये नहीं निकलते तो चलो फिर हम निकलते हैं। मोहतरमा अलीमा खान निकली है और लोगों का वालेहाना इस्तकबाल, इस पहलू ने और ताकत, मैं आपको बता चुका हूं कि जो अंदर तय पाया, एक इनकलाबी सी कौंसल आसपास होगी है, ये याद रखिए नाज़रीन इकराम, ये मैं आपको बता रहा हूं। मैं क्या कहता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला ने इमरान खान की हिफाजत अब खुद करनी है, उसके मामलात को खुद संवारना है, चूंकि उसने अपने आप को कुल्ली तौर पर अल्लाह के हवाले कर, और जब बंदा अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दे, मा सिवा अल्लाह, वो तमाम उम्मीदों, तमाम सहारों को पसे पुश डाल, उसी को सहारा बना ले, तो फिर अल्लाह खुद राह आसान कर, अल्लाह तबारक व तआला खुद रहनुमाई, अल्लाह तबारक व तआला के कवानीन मामलात को खुद अपने हाथ में ले लेते हैं। मैं आपको कहता था, लेकिन आपको समझ नहीं आती थी। नाज़रीन इकराम, आपको समझ आ जाए। याद है मैं आपको मुसलसल कहता चला रहा हूं पिछले तकरीबन 3 माह से 4 माह से कि ऐ लोगों जो इमरान खान को मोहब्बत करते हो, अपनी अपनी यूनियन काउंसिल में से निकलो, अपनी अपनी तहसील से निकलो, अपने अपने जिले से निकलो, अपनी अपनी सूबाई असेंबली और कौमी असेंबली की कॉन्स्टिट्यूंसी से निकलो, अमल की दुनिया में आज अलम थाम लो पीटीआई का। और वो क़यादत सो कॉल्ड, जिसकी वजह से, जिसकी मुनाफकत की वजह से, जिसकी दोगली पॉलिसी की वजह से, जिनके सिर्फ टिक टाक मंसूबों की वजह से इमरान खान अंदर है और अज़ियतें बर्दाश्त कर रहा, और खुद ये थानेदारों के साथ मिले हो। मैंने कहा था कि ये पीछे रह जाएंगे, ये हट जाएंगे, आप क़यादत बन के उभरोगे। ये क्या हो रहा है? ये खुदा कर रहा है। अब अलीमा खान के आस पास एक उन्हीं के मिजाज की क़यादत भी इकट्ठा होनी शुरू, और यही पीटीआई की मुस्तकबिल की क़यादत होगी। नाज़रीन इकराम, ये मैं आपको लिख कर दे देता हूं, मुझे कहने दीजिए। बहुत पढ़ा लिखा है इमरान खान, लेकिन मैं जाती मुशाहदे की बुनियाद पर कहता हूं कि इंतहाई ही सादा आदमी, पंजाबी में जिन्होंने कहते हैं ना लाई लग, क्योंकि उसने ये खबासतें ना तो भुगताई हुई है ना की हुई है। वो कभी इन मुनाफकतों का हिस्सा ही नहीं रहा, ना उसके साथ किसी ने ऐसी मुनाफकत की है, ना द्रोहगोई से काम लिया है, ना फरेब दिया है, क्योंकि उसने अपने आप को एक खास दायरे के अंदर महदूद रखा था पूरी जिंदगी। लिहाजा वो समाजी रवैयों से मुतल्लिका गलास्तों से बिल्कुल ही बेखबर रहा। लेकिन नाज़रीन इकराम, बीबी अलीमा खान ने सब चेहरों को अपने जहन में रखा। आप यकीन जानिए कि एक एक की वारदात से वो वाकिफ है। खातून यानी औरत के एंटीनाज ज्यादा सेंसिटिव होते हैं मर्दों से। पंजाब के अंदर अनकरीब बीबी अलीमा खान आने लगी। मैं अहले पंजाब से ये गुजारिश करता हूँ और उन्हें मशवरा देता हूँ, वो जिसके दिल के अंदर हकीकी तड़प है पाकिस्तान के लिए और मोहब्बत है इमरान खान और उसके किरदार की, और उनके अंदर सियासत करने का कोई प्रोग्राम भी है,
ان کے لیے یہ بہترین موقع ہے کہ وہ علی ماہان کے آس پاس اکٹھا ہونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ خود گاڑی میں بیٹھے اور گاڑی میں ڈرائیور کو کہیں پر پرے لگا دو اور خود جا کے علی ماہان کے ساتھ کھڑے ہو جائے. نہیں, پوری طاقت اس کے آس پاس, اس بی بی کے آس پاس اکٹھی ہے, چونکہ اس کی نظر بڑی گہری ہے. ایسے لوگوں کو وہ بہت دیکھ چکی ہے. میں دیانتداری سے آپ کو کہتا ہوں اور اپنے علم کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں, منہ سے نہیں بولتی وہ بی بی. پتا اس سے سب کا ہے کہ کون آیا ہے اور شکل دکھا کے فوٹو کھنچوا کے یہاں سے چلا گیا ہے, وہ سب جانتی ہے. میں اس جانکاری کو آپ تک منتقل کر رہا ہوں محترمہ علی ماہان. پھر کہتا ہوں کہ جس کے اندر بھی یہ خواہش ہے کہ وہ اس ملک کی خدمت کی خاطر عمران خان کے ساتھ مل کر سیاست کرے, یہ ایک گولڈن چانس ہے کہ وہ آ کے متحرک ہو جائے علی ماہان کے ساتھ, کمال ہو جائے. آئیے اب میں آپ کو بتاؤں کہ پروگرام اصل میں کیا ہے. یہ میں کیوں بتا رہا ہوں اصل میں پروگرام کیا ہے. سادہ لوگ یہ سوچیں گے کہ یار اگر یہ راز ہے اور آپ کو علم ہے تو آپ یہ افشا کیوں کر رہے ہو. اور ناظرین کرام, کوئی راز نہیں. جو پروگرام بناتے ہیں انہی میں سے جا کر انہیں پوری طرح جا کے رپورٹ دے دیتے ہیں اور ان کی گڈ بک کے اندر اور ذرا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی بہت پیارے ہو گئے. اور ان کا خیال ہے کہ سیاست پاکستان میں وہی شخص کر سکتا ہے جسے فوج چاہے, بالخصوص ISI چاہے. یہ ISI کی جاہل لوگ گڈ بک میں جانے جا رہے ہیں, وہاں اپنے ایشیا خوبصورت بنانے کے لیے یہ پارٹی سے غداری کر رہے ہیں. حالانکہ انہیں علم نہیں ہے کہ یہی تو وہ لڑائی ہے جو عمران خان لڑ رہا ہے کہ بابا آپ کا کام نہیں, آپ کا کام ہے سرحدوں کی حفاظت, آپ کا کام ہے لوگوں کی دعائیں لینا, آپ کا کام ہے لوگوں کی محبتیں اپنے ساتھ وابستہ کرنا. آپ کا یہ کام نہیں کہ آپ فیصلہ کریں کہ کسے وزیر اعظم بننا ہے, کسے وزیر اعلیٰ بننا ہے, کسے منسٹر بننا ہے, کسے نہیں بننا, کسے کامیاب ہو کر صوبائی یا قومی اسمبلی میں پہنچنے دے رہا ہے اور کس کا راستہ روکنا. یہ آپ کا کام نہیں. یہی کام کرتے کرتے آپ آدھا پاکستان توڑ بیٹھے ہیں. یہ میں کہہ رہا ہوں, عمران خان نہیں کہہ رہا. میں عمران خان کے موقف کی تائید کر رہا ہوں. وہ جسے کہتے ہیں نا کہ کنہ جڑ, وہ پکڑ لی ہے عمران خان نے کہ یار یہ جو کچھ بھی خرابی کی ہے یہ فوجی جرنیلوں نے کی. باجوہ بھی تو فوجی جرنیل تھا اور بابا اس کی غلاظتیں تو بھی سامنے آئیں گی. یہ جو کچھ 14 ارب روپیہ اس کے اکاؤنٹ سے نکلا وہ چھوڑے, وہ تو ایویں ہے, ایویں ایکویٹر کی ٹپ ہے اس کے لیے. چھوڑے مالیاتی معاملات کو. جس طرح اس نے CIA کا ایجنٹ بن کے یا فوج کی سربراہی کی, یہ جب وقت آئے گا, پتا تو تھوڑا بہت آپ کو چل رہا ہے, وقت آئے گا تو سارا پتا چل جائے گا آپ کو ناظرین کرام. یہ وہ لڑائی ہے جو عمران خان لڑ رہا ہے کہ سمجھوتا نہیں کر رہا, ڈیل نہیں کر رہا, کیونکہ وہ اس مقصد کے حصول کی خاطر ایک دفعہ نہیں سینکڑے دفعہ اپنی جان سے گزر جانے کے لیے بھی ذہنی طور پر تیار ہے, کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کی خیر اس میں ہے, 26 کروڑ پاکستانیوں کی خیر اس میں ہے, ان کی آئندہ نسلوں کی خیر اور فلاح اس میں ہے, بہتری اس میں ہے کہ فوج صرف اپنے آپ کو اپنے کام تک میں. اور یہ ہو بھی جائے گا ناظرین کرام. اس کے بعد فوج نہیں کبھی حصہ لے گی, یہ میں آپ کو بتا دوں. وہ جو عمران خان نے ایک جنگ چھیڑ دی ہے, ایک میدان بنا دیا ہے, ایک ضد پکڑ لی ہے, ایک ہٹ پہ قائم ہے, کامیابی عمران خان کو ہوگی. میں وقت سے پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ بہت عرصہ تک فوج سول معاملات میں دخل نہیں دے گی ناظرین کرام, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور یہ لوگ اتنے جاہل ہیں, اتنے سادے ہیں, اتنے چغد ہیں یہ کہ یہ ISI کو پارٹی کے اندر کی خبریں پہنچا کے ایک دوسرے سے آگے بھاگ کے کہ میں پہلے پہنچا لوں, یہ اپنا سیاسی مستقبل محفوظ کر رہے ہیں کہ ہمیں ISI آگے لے کر جائے گی. جناب آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پروگرام کیا ہے, جو انہوں نے پہلے بتا دیا ہوا, پتا ہے, سب کو پتا ہے, یہ تو میڈیا کو بھی پتا ہے. یہ جو میں آج کہہ رہا ہوں 2-4 دن کے بعد یہ اخبارات میں شروع ہو جائے گا. اسی میرے کہے کو خبریں بنا کے لوگ پیش کرنا شروع کر دیں گے. یہ نہیں کہ ضرور میرا چینل سن کے کریں, نہیں, انہیں کہیں اور سے پتا چل جائے گا. دیکھیے فیصلہ یہ طے پایا ہے کہ 5 اگست سے ریلیاں نکالی جائیں گی. ریلی کا مطلب کیا ہے کہ بے حسب توفیق کوشش کرو پوری, اپنے اپنے شہر میں, اپنی اپنی تحصیل میں, اپنے اپنے دائرہ کار کے اندر. مثلا وکلا ہے تو وکلا کو باہر نکالے سڑکوں پہ, ایک مارچ کرے. مثلا لاہور ہائی کورٹ ہے, لاہور ہائی کورٹ سے نکلے, چیئرنگ کراس تک جائے, واپس آ جائے. پولیس اگر روکتی ہے تو یہ قانونی حق ہے, آئینی حق ہے. آئین تو قانون رہا ہی نہیں, چلے مجھے کہنے دیجیے, زبان پہ پک گیا ہوا ہے. تو پھر اگر تصادم ہوتا ہے تو پھر خیر ہے, ہونے دے تصادم, کچھ نہ کچھ رونق لگے گی تو تبدیلی آئے گی. ناظرین کرام کیا کر رہے ہیں آپ, تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں. اسی طرح PTI کی تنظیمیں تحصیل سطح پہ اور ضلعی سطح یہ بھی ریلیاں نکالیں گے, یہ بھی احتجاج کریں گے, یہ بھی مارچ کریں گے چھوٹے چھوٹے. یہ نہیں کہ اسلام آباد کی طرف مارچ, اب اسلام آباد کی طرف مارچ کوئی نہیں ہوگا, طے آ گیا ہے ناظرین کرام. یہ ہاں بالکل طے آ گیا ہے. اب نہیں آپ سنیں گے کہ PTI کہے کہ چلو ہاں نیچے بیچارے جو وہ محبت کرنے والے ہیں عمران خان کو, وہ نعرے لگاتے رہیں گے, چلو چلو ڈی چوک چلو. نہیں, انہوں نے پتا نہیں ہے نا, اب ڈی چوک نہیں جایا جائے, پتا چل گیا ہو. جی تحریکیں اسی طرح بنتی, آہستہ آہستہ پہنچا جائے گا سپتمبر پر. سپتمبر کے مہینے میں اعلان کر دیا جائے گا کہ اب تبدیلی تک ہم سڑکوں پر رہیں
बढ़े और 1 महीने के अंदर सूरत हाय अहवाल और ज्यादा तबाह और बर्बाद हो जाएगी। यानी पाकिस्तान का बेड़ा गर्क तो अल्लाह इनका बेड़ा गर्क करे, वो कर दिया हुआ है इन्होंने। नाज़रीन इकराम चुप कर जाएं। ये तो छोटा सा व्लॉग है, इसमें आपको क्या क्या बताऊं। मेरा दिल कर रहा होता है कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स देने को, फिर मैं रुक देता हूं। नहीं यार ये तो लंबा हो जाएगा, लोग छोड़ के भाग जाएंगे। ये क्या शुरू हो गया भाई, यहाँ स्टैटिस्टिक्स खुल गई है। सो 1 महीने के अंदर अंदर, मैंने कहा हुआ ना कि 2 महीने देखिए, आज से 5 दिन वाली वीडियो पहले मैंने क्या कहा, सिर्फ 2 महीने। तो ये महीना गुजरेगा, आपको समझ आ जाएगी। जो कुछ ऐसे लगता है जैसे अल्लाह तबारक व तआला की जात इंटरनेशनल सतह पे जो है पाकिस्तान पे उसकी नजर है, इमरान खान पे नजर है मौला की। एक तीर से अल्लाह कई निशाने कर रहा है। असरात जहां आए, सितंबर तक पहुंचते पहुंचते ये मजीद कमजोर हो चुका होगा। ये आसम मुनीर फौज के अंदर सोच के हवाले से यकसुई नहीं है, एक पेज पर फौज नहीं है। नाज़रीन इकराम ये मैं आपको अल्लाह की जात को गवाह करके कहता हूं। हाँ, अगर आप कहें कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है तो एक पेज पर है, नहीं। इसी तरह फौज अगर डिसिप्लिन में है तो आप समझते हैं कि जो कुछ ये आसम मुनीर एंड कंपनी ये कर रहे हैं, ये जनरल्स कुछ मिलके दर्जन भर, तो ये सारी की सारी फौज जो है इनके साथ है, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, अजीब तजाद है। कोई प्लेटून कहीं जाएगी, कमांडर हुक्म देगा गोली चला दो, ये गोली चला देंगे। उस वक्त ये बंदूक बन जाएंगे जिसका कोई शौर नहीं, जिसमें कोई रहम नहीं, जिसमें कोई पसंद नापसंद नहीं, डिसिप्लिन है। नहीं तो क्वार्टर गार्ड लग जाएगा। आपने अपने आप को तैयार करना है पाकिस्तान के लिए, इमरान खान की रिहाई के लिए, पाकिस्तान के लिए, अपनी नस्लों की बेहतरी के लिए और उनका मुस्तकबिल महफूज बनाने के लिए। नाज़रीन इकराम ये कोई एमे नहीं, मैं अपना गला सुखा रहा कह कर मैं देख रहा हूं। जो कुछ मेरी नजरें देख रही है, या तो मुझे कह देना कि मैं बैठ जाया करूंगा, बातें करता रहूंगा सारी रात, आप सुनते रहा करिए, सारी रात आपको क्लियर हो जाएगा ये क्या कुछ हो रहा। महदूद सा वक्त है, इसमें इतना ही हो सकता है कि आपका पाकिस्तान दनिस्तन शौरी तौर पर ये तबाह करे, इन्हें भी पता है तबाह हो जाए, लेकिन इन्होंने फौकियत दे दी हुई है अपनी जात को पाकिस्तान पर और पाकिस्तानी अवाम पर। कोई लंबा अरसा नहीं। उसकी वजह यह है कि ये आपको इल्म है, इल्म तो हो गया होगा कि इस दफा आबी जारियत भी करेगा भारत। याद रखिए, वक्त से पहले आपको कह रहा हूं, वो लोग जो दरियाओं के दरमियान में रहते हैं, दरियाओं के आसपास हैं, वो वक्त से पहले अपना वो कोई सरबंद कर ले। उसने पानी ही इसलिए इकट्ठा किया कि छोड़ेगा वो, चल हमें मियां तुसी कोई और काम करो, असी ए करके दसने बंद होना चाहिए। अच्छी बात नहीं, अच्छे हमसायों की तरह रहना चाहिए। नाज़रीन इकराम खुदा करे वो वक्त आए, लिहाजा बारिशें होंगी, सैलाब आएगा, उसमें इजाफा इंडिया करेगा। तहरीक कहां चलेगी? तहरीक चलेगी चल के सितंबर में। अभी सिर्फ वार्म अप होने, आप रैलीज में हिस्सा ले, सड़कों पर निकले। और कभी कभी ये भी हो सकता है, हो जाता है कभी कभी कि बंदा सोचता है लंबा प्रोग्राम, अल्लाह कहता है शॉर्ट प्रोग्राम है। यार आप इतना लंबा क्यों कर रहे हो सकता है ये 5 अगस्त के बाद ही लोग बाहर निकले, लेकिन प्रोग्राम जो है वो ये है। प्रोग्राम में आपको बता दूं कि तहरीक पैदा करनी है और सितंबर में जाके फिर ऐलान है कि भाई अब हम, या आपने या हमने। और एक और ट्रायल होने लगा है। याद है मैं कहता चला रहा, मैं कहता था ये नकार खाने में तूती की आवाज का, लेकिन सुनी गई है। जब दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रख। ताकत परवाज थी ना, पहुंच गई ना बात मेरी। जेल भरो तहरीक चलेगी। नाज़रीन इकराम हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हफ्ते में 1 दिन गिरफ्तारियां पेश की जाएगा और अवाम से कहा जाया करेगा कि सारे लोग इन कौम के मुहसिनों को लेकर जाए और पुलिस के हवाले कर, गले में हाथ डाले, उनके नारे लगाए, जाए भेजे जेल, भेजे, फिर उसके बाद रोजाना शुरू कर दे, जेलें भर जाएंगी। होने जा रहा है नाज़रीन इकराम। तहरीक इसी को तहरीक कहते हैं। वो तहरीक है। उन्होंने खंदकें खोद दी, हमने अबूर कर ली, करते करते इस्लामाबाद पहुंच गए। इस्लामाबाद में जाके डी चौक। अब आगे क्या है? आगे ये तो नहीं है कोई वज़ीर-ए-आज़म हाउस में जाके कब्जा कर लेगा, कोई कौमी असेंबली में कब्जा कर लेगा, कोई टीवी स्टेशन तोड़ देगा, कोई रेडियो स्टेशन तोड़ देगा। ये तो जेब ही नहीं देता। नाज़रीन इकराम अपना मुल्क है, अपना वतन है। कारोबार जिंदगी को मुअत्तल करके रखना है, पूरे पाकिस्तान की आवाम को सड़कों पे निकालना है, उसे कहते हैं तहरीक। ये चलो डी चौक चलो वाला मामला जो है वो मुक गया, खत्म हो गया। अब ये कभी नहीं होगा, ना होना चाहिए था। और वक्त से पहले मैं आपको मुबारक देता हूं कि तहरीक चल पड़ेगी। नाज़रीन इकराम ये लिख कर रखें। जो मैं कहता था ना, आप भी हिस्सा बनेंगे। आज भी आप सोच रहे नहीं यार, क्योंकि आपको 26 नवंबर याद है, आपको मुरीद के याद है, आपको 9 मई याद है। और अपनी अपनी जगहों पर जितने भी लोग हैं, जिस मोहल्ले, जिस शहर के लोग इस वक्त पीटीआई के हवाले से बंद हैं, उनके बारे में कोई वॉल चेकिंग करे, कोई इश्तिहार लगाए। कोई मना नहीं है वॉल चेकिंग, ये तो सब कुछ करते हैं। कुछ स्टेंसिल लगाए, जरा तहरीक बने, चलते फिरते लोगों को पता चले। स्टेंसिल बनवाए, उनकी तस्वीरें बनवाए, उस पे इश्तिहार छपवाए। जो लोग जेलों में बंद हैं, कब से बंद हैं, जरा अपनाए उन्हें। जो इस वक्त जेलों में बैठे हुए हैं वो कौम के मुहसिन है। नाज़रीन इकराम और सबसे ज्यादा काबिल एहतराम वो गुमनाम सिपाही जो 9 मई के चलने वाली चक्की के दरमियान, 2 पार्टों के दरमियान पिस रहे हैं सुबह शाम। और मेरी पार्टी से गुजारिश है और मेरा मशवरा है कि वो कारकुनान जो पीटीआई के गुमनाम हैं,
जिन्हें आप क़यादत में शुमार नहीं करते, इन्हीं में से क़यादत निकलेगी इंशाअल्लाह। उनकी एक फहरिस्त जारी करें, उनका पता साथ हो, उनके राब्ता नंबर साथ हो, और फिर समंदर पार पाकिस्तानियों से मेरी गुजारिश है कि उनके राब्ता नंबर्स पे उनके घर वालों से राब्ता करें, उन्हें पूछे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है मुआशी। अगर मुआशी प्रॉब्लम हो तो उनकी मुआशी प्रॉब्लम हल करें, उनके लिए कोई ऐसी बात नहीं। कोई वहां ऐसा फंड बना ले कि फर्ज करे कोई ऐसा शख्स है जिस पर पूरे घर का दारोमदार था, वो आया 9 मई का पकड़ा गया हुआ है, किसी ने नहीं पूछा उसके घर वालों का क्या बना, उसके बच्चे स्कूल जा रहे हैं या नहीं, अगर कोई बीमार है तो क्या कोई इस काबिल है कि डॉक्टर की फीसें भर सके, अगर बच्चे पढ़ रहे हैं तो फीसें कहां से आ रही है, कौन दे रहा है। ये मेरी गुजारिश है समंदर पार पाकिस्तानियों। लेकिन समंदर पार पाकिस्तानी क्या करे, हाँ ये मैं करवा लेता हूं इनसे, ये मेरा वादा है कि एक फहरिस्त जारी हो जाएगी कि पूरे पाकिस्तान के अंदर कौन, वल्दियत क्या है, उम्र क्या है, उस पे घर की जिम्मेदारी क्या है, उसका फोन नंबर, उसके घर वालों का फोन नंबर, उनके घर का पता, फिर बाकी काम जब ये शाया हो जाए तो बाकी काम समंदर पार पाकिस्तानी और पाकिस्तान के अंदर जो मुहैयर हजरात हैं उन्हें चाहिए। मत डरे, मदद करने में क्यों डरते हैं, किसी को भेज दे उनके घर, और वसूल करते हुए एक वीडियो छोटी सी बनवा लेंगे, ठीक है आपको पता हो जी आपके पैसे पहुंच गए उन्हें। ये बहुत जरूरी है, इस पर जरूर अमल होना चाहिए। इस पे मैं 5 मिनट इसलिए ले गया हूं कि ये बड़ा अहम मसला है नाज़रीन इकराम। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं जब जेल में था तो मैं कॉलम लिखा करता था। बहुत बुरी हालत थी कुछ दोस्तों की, तो मैंने असीरान के बारे में एक कॉलम लिखा, नाम नहीं अब लेता हूं, अब तो वो बहुत अमीर हो चुका है। तो जब उसने मुझे बताया कि वो माँ बीमार है, लोगों के घर काम किया करती थी, तो अब वो भी नहीं है, छोटे छोटे बहन भाई हैं वो, तो मैंने कॉलम में जिक्र कर दिया। जेल में किसी सऊदी अरेबिया से किसी ने भेज दिया जी अलफ बेजीम कैदी है उससे मुलाकात करनी, वो चला गया। उसने बताया जी मैं सऊदी अरेबिया से वैसे आया हुआ था और आपके बारे में ये, कहा हाँ, तो उसने पूरा खर्चा संभाल लिया उनका। और भी ऐसी बहुत सी मिसालें। ये इंतहाई अहम काम है, पार्टी को फौरी तौर पर फहरिस्त शाया कर देनी चाहिए, और बिलखसूस बैरून पाकिस्तान मुकीम मुहैयर और साहिब दिल हजरात को राब्ते करके कुछ मदद करनी चाहिए उनकी, जो जेलों में पड़े हुए हैं और उनके घर वाले मुआशी मसाइब का शिकार हैं। नाज़रीन इकराम, आइए जरा एक बड़ा ही अजीबोगरीब किस्म का मजाक वो आपके साथ शेयर करता हूँ। मैंने सुबह अखबार खोला लैपटॉप पे, तो बीबी टिकटॉकर, इसे शौक है अखबार में रहने का, इश्तिहार पे रहने का, टॉयलेटों पे अपनी शक्ल बूथी लगाने का, ये रेडियो पे अपनी शक्लें लगाने का, और लोग फिर गालियां वो देते हैं देखकर, वो रेडियो वाले जिसका मैं जिक्र बहुत पहले कर चुका हूँ, मुसलसल करता चला रहा हूँ। 3 कालमी हेडिंग थी कि कुदरती वसाइल हम इनके अमानतदार हैं और इंतहाई ईमानदारी के साथ हम कुदरती वसाइल यानी कुदरती खजाने जो हैं हम उनकी हिफाजत करेंगे ईमानदारी के साथ। नाज़रीन इकराम, इससे बड़ा कोई मजाक हो सकता है। ये वो खानदान है जिसके बारे में मैं आपको इनके जद्दे अमजद के बारे में बता चुका हूँ, मुकम्मल वसूख के साथ और मुकम्मल जिम्मेदारी के साथ। और मैं आपको ये भी बता चुका हूँ कि ये जितनी कहानियां आपने सुनी हुई है ना, वो एक है सुहेल अहमद, वो ड्रामों में काम करता है, गलीस आदमी है। अच्छा, इन्हें तारीफ करके वहां तक पहुंचने की फिर वो जिस तरह भांड पहुंचते ना, रब खैर करे मौला पाग लगे रहन, ये वो कुमाश है, ये वो कबीला है। अच्छा, उसने एक दिन टीवी पे बैठा हुआ था और कहने लगा कि हमारे नजदीक तो लाहौर का आगाज भी नवाज शरीफ खानदान से होता था और इसका इख्तिताम भी नवाज शरीफ के नाम पर होता था, उसकी फैमिली के नाम पर, क्योंकि इत्तेफाक फाउंड्री। और नाज़रीन इकराम, मैं आपको कह चुका हूँ, एक दुकान थी किराए की ग्वाल मंडी के अंदर, और फिर ये जमीन वो लाहौर के बाहर, और जो फैक्ट्री एरिया अब है ना, तो जंगल था, वहां तो कोई मुफ्त नहीं लेता था, तो वो 600 रुपया जमा करवा के जगह मिल जाती थी लीज पर। आपको एक फर्म रजिस्टर करवानी पड़ती थी, वो फर्म इन्होंने रजिस्टर करवा ली इत्तेफाक फाउंड्री के नाम पे। काम चलता रहा, कैसे चला वो बहुत छोटे पहलू हैं जिन पे मैं गुफ्तगू करता अच्छा नहीं लगता, लेकिन इंतहाई घटिया किस्म के इन्होंने वो कारोबार किए। चोरी के ढक्कन तक इन्होंने गाल कर, ये पता नहीं सरिया बनाते रहे, जो कुछ भी है। नाज़रीन इकराम, मसला ये है, जरा संजीदगी से सुनिए। 1985 से पहले आप ये देख लें कि इन्होंने कभी प्रॉपर्टी टैक्स क्या दिया है, कोई प्रॉपर्टी थी इनके स्वाय घर के, और इनकम टैक्स ये क्या देते रहे, कुछ भी नहीं था। बस इनके हाथ एक आ गया कि भुट्टो ने हमारे साथ जुल्म किया था जी, वो जो 1975 में उसने नेशनलाइज, और वो तो मेरे मोहल्ले के अंदर एक वली नामी आदमी था, मरहूम
बड़ा था मुझसे कोई 15 साल, लेकिन दोस्त था मेरा। उस बेचारे ने कर्ज वर्ज उठा के अपनी ही जमीन पर एक शेलर बना लिया। मेरा ख्याल को 2.5-3 लाख रुपए लगा उसका उन दिनों में। अच्छा, वो नेशनलाइज कर लिया। इसी तरह पता नहीं जुल्फिकार अली भुट्टो को क्या हुआ, वो आज तक वो डेंट नहीं जा सका पाकिस्तानी मईशत को, जो जुल्फिकार अली भुट्टो की ये नेशनलाइजेशन की पॉलिसी ने लगाया था। तो उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया कि जनाब हाँ, हमारा तो भुट्टो ने सब कुछ ले लिया था, कुछ भी नहीं लिया था। आप ऐसे कीजिए, सुहेल वड़ैच ने एक इन्हें खुश करने के लिए जब ये जद्दा भाग गया हुआ था, मुशर्रफ से डील करके नवाज शरीफ खानदान समेत जद्दा भाग गया हुआ था, तो ये फिर जद्दा गया और वहां इसने कहा जी मैं आपके इंटरव्यूज पे मुश्तमिल एक किताब छापनी चाहता हूँ। खूब कोई 1.25 महीना रहकर इसने मौजें उड़ाई, खूब इसने मेरा ख्याल है 2-4 ऊँट खा दी। इसने गोश्त का बहुत ये रसिया है, शिकम परवर आदमी है और कुछ भी नहीं है। अच्छा, इसने किताब लिखी। इसने उसे कहा नवाज शरीफ को कि जी मुझे आपकी तस्वीरें भी चाहिए होंगी, कोई बचपन की जनाब आपकी तस्वीरें, पूरी लाइफ इसमें आपकी आनी है। अच्छा, वो भी जाहिल आदमी, अक्लमंद वो भी नहीं है। इमरान खान ठीक कहता है, पढ़े लिखे तो है नहीं लेकिन अक्लमंद भी नहीं है। उसने किसी को लाहौर फोन कर दिया कि वड़ैच साहब आउणगे तो जड़ियां एल्बम घर पे वो दे दियो ना। अच्छा, अब सुहेल वड़ैच अगर उसका दोस्त होता तो वो तस्वीरें ना छाप। ये माल्टोन, ये मेरे करीबी रिश्तेदारों का दोस्त, करीबी तरीन रिश्तेदार मेरे जो उनका दोस्त, आज भी दोस्त, और मेरे उन्हीं रिश्तेदारों के जरिए ये अमेरिका में पैसे वैसे जो हुंडियां बुंडियां लटरम पटरम ये सब मैं अंदर की कहानियां जानता हूं इनके नाज़रीन करम। चलिए आगे चलिए। वो एक मोरिस गाड़ी 61 मॉडल वो लिए फिरता था, ये रन करवाया हुआ था उसे सुरख सा, उसके साथ भी उसकी तस्वीरें वो भी दे दी। फिर इसकी शादी की तस्वीर दे दी। वो शादी की तस्वीर देखिए, किताब का नाम है गद्दार कौन। और सुहेल वड़ैच तो लको ही ले गया ना, ये शादी में बैठा हुआ पसीना आया हुआ है, गरीब गरीब कश्मीरी औरतें कश्मीरी बच्चे हवाई चप्पलें पहने हुए, वो ग्वाल मंडी के और वो सारे अंदरून लाहौर के कश्मीरी करीबी रिश्तेदार वो बैठे हुए, खवातीन बैठी हुई है, जल्दी से गोटे और सलबे सितारे वाले सूट पहने हुए उन्होंने। एक खारिज ज़्यादा पंखा जो है गर्मियों में वो चल रहा है, वो भी किराए का, कनाते हैं 3rd क्लास। और जो सेहरा बांधा हुआ है वो सेहरा जो आप पंजाबी फिल्मों में देखते हो, जेकर जा यार लाड़ा बनाने रंगीले नू तेन घोड़ी ते चढ़ना है तो यारो तो सेहरा फड़ लो जाके, तो कोई 17-80 रुपया तो सेहरा फड़ लिया, वो सेहरा बांधा हुआ है इसने। ये है इनकी असल औकात। और फिर हुआ क्या, ये मैफेयर, ये इवन फील्ड, ये खरबों रुपया, ये अरबों डॉलर, ये पनामा के अंदर 17 कंपनीज, ये टीटीज, ये मरे हुए लोगों के नाम, ग्वाल मंडी के फौत शुदगान के शिनाख्ती कार्ड लेकर बनवाकर उनके नाम अकाउंट खोल के वहां टीटीज लग रही है। यानी इस कौम को कंगाल करके रख दिया इस खानदान ने। इनकी करप्शन पर तो यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाया करेगा। नाज़रीन इकराम जरा ठहरिए तो सही, आप खा के सब कुछ, चाट के सब कुछ, लूट के सब कुछ। वो शहबाज शरीफ का एक, ये तो मैं जाती तौर पर जानता हूं, दामाद इमरान भट्ट, वो साफ पानी इस मंसूबे में कुछ 2-2.5-3 अरब रुपया वो लेकर उड़ गया। यानी इन्होंने वो लूट मार मचाई है कि मैं अक्सर कहता हूं कि लोगों के बच्चों को पैम्पर से ये लंगोटों पर ले आए, ये फीडर वाले दूध से ये तो चलो अच्छा हुआ, ये माँ के दूध पर ले आए। और ये बीबी कह रही है जी हम ईमानदारी से, तुम लोग और ईमानदारी दो मुतजाद दुनियाएं हैं, ये दो मुतजाद रवैये हैं, ये दो मुतजाद मंतके हैं, आप और ईमानदारी। बेईमान तरीन खानदान इस पाकिस्तान की धरती में हिसाब होगा। नाज़रीन इकराम बस इस मजाक से जरा मजा लीजिए, मुझे तो बड़ा मजा है कि बेहयाई का ये आलम भी हो सकता है कि किसी को पता हो कि सबको पता है कि ये चोर है। अच्छा, मरजम नवाज को ये पता हो कि मेरा बाप चोर है, मरजम नवाज के बाप को पता हो कि इन्हें वो खेखन खिलारे ने, शहबाज शरीफ को नवाज शरीफ का पता हो, नवाज शरीफ को शहबाज शरीफ का पता हो, हमजा को चाचे का भी पता हो, बाप का भी पता हो, और चाचे और बाप को हमजा का पता हो वारदातों का। ये सारा एक वारदातिया खानदान है, पाकिस्तान को लूट कर खा गया। नाज़रीन इकराम यही आसमनीय था जो इनकी इमरान खान को खुश करने के लिए ये इनकी फाइलें लेकर आता था। और जिनकी फाइलें लेकर जाता था ये बदबख्त आदमी, और जरूरत पड़ी है तो उन्हीं को लाकर कौम के सरों पर मुसल्लत कर दिया है। तो आपका जाती ख्याल क्या है कि ये कोई 2-4-10 अरब रुपया ये हाँ ये लिख कर रख लीजिए। नाज़रीन इकराम तो ये सारे लुटेरे मिले हुए हैं और पाकिस्तान को चाट रहे हैं। ये जोंके हैं, जोंके। यासिन मुनीर भी बहुत मोटी सी जोंक है। हाँ। अब तो जोंक का पेट इतना फूल चुका है कि फट ना जाए। और बाकी जनरल जो है, अगर कोई शरीफ आदमी भी हो उन्हें भी ये लगा लेते हैं, वो जोंक बना देते हैं। वो आपने कभी फिल्म में देखा करे कभी कभी ड्रैकुला पर, वो ड्रैकुला एक को काटता है, उसे मजा आता है तकलीफ होने की बजाय, फिर वो काटना करते करते ड्रैकुलास का गैंग बन जाता है, फिर आंखें उनकी सुर्ख हो जाती है।
छत से खून बरसता है और ये मजे से पार्टी करते हैं, डांस कर रहे होते हैं सारे ड्रैकुलास। ये सारे ड्रैकुलास हैं नाज़रीन इकराम। शबाज, ये नवाज, ये जरदारी, ये आसिम, ये बाजवा, ये सब के सब ये ड्रैकुलास हैं। मजाक आपने सुन लिया कि बीबी टिकटॉकर इंतहाई ईमानदारी के साथ कुदरती खजानों की हिफाजत करेंगे अमानतदार के तौर पर। चलिए आगे चलते हैं नाज़रीन इकराम। जरा गौर कीजिए, जिस मुल्क में आप रहते हैं, जिस मुल्क में मैं रहता हूँ, खैर मेरा खानदान तो वही है, मैं ही हूँ जो ये फर्ज अदा करने के लिए अपना घर बार वतन सब कुछ छोड़कर दियारे गैर में बैठा हूँ। बाकी तो सारे वही है। इसलिए मैं यही बात करूंगा ना, कैसा मुल्क जिसके हम बाशिंदे हैं, जिसके हम शहरी हैं। ये सीसीडी कहते हैं, ये कहते हैं 950, ये 1500 के करीब मावराए अदालत ये लोगों को कत्ल कर चुके हैं। और इन्होंने ऐसे काम भी किए हैं कि लोगों की जो दुश्मनियां थी, वो किसी ने दुश्मनी अपनी वो चुकाने के लिए इन्हें पैसे भरे और किसी का दुश्मन मार दिया, यानी कि इंसान को मार दिया। दलील इनके पास क्या है कि ये अदालतें सजाएं। भाई अगर अदालतें सजाएं नहीं दे सकती तो बंद कर दो ना। खुद जिसमें ताकत हुआ करेगी वो बदला ले लिया करेगा, अपनी हिफाजत खुद कर लेगा, अपनी जान की भी, अपने माल की भी, अपनी इज्जत की भी। फिर आप किस लिए है, ये अदालतें किस लिए है? तो आइए अब रजा डार, इसहाक डार, नवाज शरीफ, इनके खानदान का एक अवाश नौजवान, कभी आपने गौर किया है नाज़रीन इकराम, मौला अली का कौल कि ईमानदारी के साथ कारोबार करके भी इंसान इज्जत की रोटी खा सकता है। वो जो है ना जुमला जहां से शुरू होता है नावल गॉडफादर के, हर फॉर्चून, हर मुआशी कामयाबी के पीछे, तमव्वुल और अमारत के पीछे कोई ना कोई जुर्म छुपा होता है, मुमकिन ही नहीं बगैर जुर्म के। तो ये इसहाक डार काबिल एहतराम, इसका बाप वो बोधी साइकिल वाला पेंचर लगाया करता था, किराए पे साइकिलें दिया करता था, और ये अरबों खरबों रुपए की जायदादें। और बच्चे जो है ऐसे निकलेंगे बच्चे ना जैसे ये रजा डार निकला। अब उसे सीसीडी ने क्यों नहीं मारा? अगर ये किसी और ने ये काम किया होता तो अभी तक उसकी हड्डियां भी कब्र में चूना बन चुकी, और वो बिल्कुल मजे में घर सोता है नरमो गुदाज बिस्तरों पे। मैं कह रहा हूँ नाज़रीन इकराम, बाकी भी सबको इसहाक डार ने हाथ पैर जोड़ के कोई अपना वो कर लिया है, निजाम ठीक कर दिए हुए है सबको। बंदा पूछे सुहेल जफर चट्ठा से, और मैं तो कहता हूँ सुहेल जफर चट्ठा ने जिन जिन के प्यारों को मरवाया है, और यार ये 1500 लोग है, 1500 में कोई 200 भी नहीं गैरत वाला, और 50 भी नहीं, और कोई 5 भी नहीं कि इसका सर तो रोना सुहेल जफर चट्ठा का। तो वो क्यों मैं कहता हूं नाज़रीन इकराम, इसलिए कि फिर कोई करेगा नहीं ऐसा काम, जरूरत नहीं करेगा। ये जो सलूक रियासत के नाम पर चाहे लोगों से, शहरियों से कर ले और इन्हें कोई पूछे भी ना। मैं तो ये सोचता हूं कि जिसके भाई को मार दिया है वो सुहेल जफर चट्ठा को कैसे भूल रहा है, कैसे छोड़ रहा है, उसे रोटी कैसे हजम होती है अभी? जिसके बेटे को मार दिए या जिसके बाप को मार दिया, उसका बेटा कैसे फिर रहा है? भाई जाओ जाके तलाश करो सुहेल जफर चट्ठे को, या पकड़ो इसके भाई को, पकड़ो इसके बाप को। तुम्हारा बाप मारा है, इसके बाप को मार दो, ठीक हो जाएगा। नाज़रीन इकराम 8-10 ऐसे वाक़या चाहिए। मैं जो मुनासिब समझता हूं, जायज समझता हूं, मैं वो बात करता हूं नाज़रीन इकराम। ये झूठा कानून, झूठा आइन, झूठा अमन, झूठी शराफत, एक गाल को मारे दूसरा आगे कर दो, नहीं। जो जुल्म के लिए हाथ उठाए उसका हाथ पकड़ लो, मरोड़ दो पकड़ के उसका बाजू। आइंदा को जुल्म और ताकदी के लिए हाथ बुलंद नहीं करेगा। और अगर इस तरह आप बर्दाश्त करते रहे सब कुछ, तो फिर तो गया सब कुछ। जब आप बर्दाश्त करते हैं, सिर्फ आप अपने नुकसान नहीं करते, आप पूरे मुआशरे का नुकसान कर रहे होते हैं अभी, और सबूत दे रहे होते हैं कि आपके अंदर बिल्कुल एक मर्द आपके अंदर नहीं। ये तो किसी के बाप को मरवा दे सुहेल चट्ठा, और ये टिकटॉकर बीबी, और ये फिरते फिरे, ये मौजे करे, ये हंसे, ये सड़कों में सफर करे, इन्हें खतरा किसी से न हो, तो फिर तो अल्लाह ही मालिक है ना। इसलिए अब पैमाने कुछ और है नाज़रीन इकराम, बगावत पे उतरना होगा। मैं कह रहा हूं इस गंदे निजाम से बगावत करनी होगी। आप ये नाजायज निजाम है, जायज नहीं। आप मुझे बता दें ये हुकूमत जायज? आपका जवाब है नहीं। अच्छा, जो हुकूमत कर रहे हैं उन्हें भी पता नहीं। तो किसी नाजायज गिरोह का कोई फैसला, कोई हुक्म वो काबिल तस्लीम होता है? इसका मतलब है नहीं। जब आप नहीं कहते तो इसका मतलब यह है कि आप बगावत का ऐलान करते हैं, जुबान से नहीं करते, अंदर जहन में करते हैं, दिल में करते हैं। सेंडिंग में काम करने से इनकार कर दिया चीनियों ने। चीनी ने कहा है कि हमसे कुछ ही फासले पर आपकी सिक्योरिटी फोर्स से कहूंगा, पुलिस को भी 6 घंटे तक घेराव किए रखा और ग्रुप ने, और वो लोग आपको पुकारते रहे, आप उनकी मदद को ना पहुंच सके। तो हमारा पाकिस्तान में वाली वारस कौन है भाई? लिहाजा वो सोने और तांबे की कान। और ये भी मैं आपको बता दूं, जो मैं आपको बताऊंगा नाज़रीन इकराम, आपको नहीं कोई बताएगा। किसी को बलोचों ने पैगाम चीनी जबान में लिखकर, क्योंकि यहां आधे लोगों को चीनी आती है, पैगाम भेजे हैं लिख के ब्लैक एंड व्हाइट कि भाई आपके साथ हमारी दुश्मनी तो कोई नहीं, लेकिन आप हमारे दुश्मनों के दोस्त हैं, और उनके जरिए हमारी जाती जायदाद हमसे पूछे बगैर इस्तेमाल कर रहे हैं, तांबा निकाल रहे हैं, सोना निकाल रहे हैं। हम आपको इसकी इजाजत नहीं देंगे, वार्निंग देते हैं आपको कि ये छोड़ के चले जाएं।
अरबों रुपया लगा हुआ है उनका। तो जो मैं कह रहा हूं कि चीन के पास एक ही रास्ता रह जाएगा कि बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करने में वो जो कुछ भी कर सकता है पसे पर्दा रहकर वो करे, और वो करेगा। तो ये है आपके मुल्क की हालत जो आसम मुनीर एंड कंपनी ने पहुंचा दी। थे हालात खराब नाज़रीन कराम, कभी ऐसे नहीं थे, इतनी तेजी के साथ और इतनी बेहयाई के साथ, इतनी बेखौफी के साथ। यानी खौफ इमरान खान का है, बाकी सारे खौफ खत्म हो गए इनके। खौफ खुदा भी खत्म हो गया कि ना करे यार ये मुल्क के साथ, आवाम के साथ ना करे। उसका खौफ इतना गालिब आ गया है। जेल में बैठा है वो, तस्बीह पकड़ के अल्लाह से लो लगा के हस्बुनल्लाह व निअमल वकील कहते 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 उसकी आंख लग जाती बस। और इनकी नींदें हराम हुई है बाहर रहकर भी, सारी अय्याशियां करके भी, रात को नाहो नाप करके भी, फिर भी खौफसदा है। हाँ नाज़रीन कराम में कहो याद है, जरा वो भी जरा सुन लीजिए। आज जरा लाइट बातें भी कर लेते हैं। देखिए मरियम नवाज ने कहा है कि 300 पंजाब के अंदर नए नवाज शरीफ स्कूल, जरा गौर कीजिए, नवाज शरीफ स्कूल प्राइमरी स्कूल, नवाज शरीफ हाई स्कूल, नवाज शरीफ प्राइमरी स्कूल, बल्ला वाला, जो गांव का नाम, जो तहसील का नाम जो होगा वो आगे वो लग जाएगा नवाज शरीफ। ये क्यों? एक तो ये है कि फिर कहता हूं इमरान खान कहता है कि ये अनपढ़ नहीं है, ये जाहिल भी है रज के। अच्छा मुझे ये नहीं पता कि इन हरकतों का कितना बुरा असर पड़ रहा है। चले अखबारात को पैसे देने हैं, इश्तहारों के नाम पे देंगे ना अरबों रुपया महाना अरबों रुपया, कि पीटीआई और इमरान खान का रगड़ा निकालो और हमारी तारीफें करो। अच्छा वो अखबार ही कोई नहीं पढ़ता। मुझे जैसा शख्स पढ़ लेगा देखो तो उसे गंद क्या फैलाया है इन्होंने, क्योंकि जवाब भी देना है, देखना है इनकी सोच क्या है। तो जो गवर्नमेंट के स्कूल थे वो सारे फारग कर दिए हैं, सारे प्राइवेट कर दिए। अब एक नया सिस्टम, 300 स्कूल पंजाब के अंदर, नवाज शरीफ स्कूल, 300 नवाज शरीफ स्कूल, और नवाज शरीफ और जिंदा लाशदा उत्ते बूथा दिता है। वो बंदा पूछे वो कारे वास्ते भाई, वो जो एडा ही रह गया तो इन्हों तो चाहिए खुदकुशी कर ले नवाज शरीफ। और मैं पहले भी कह चुका हूं कि इतना दुखी आदमी दुनिया में अल्लाह किसी को ना दे, ऐसा दुख दे जैसा दुख उसे, कि सियासी तौर पर एक माजूर सी नलायक सी लड़की जिससे सिर्फ चूंकि उसकी बेटी है उसे वजीर आला बना दिया। वजीर आला वाली कौन सी बात है, इतने बड़े बड़े रहे ने पूरे हिंदुस्तान के विचों ना लोग हुक्मरानी की थी, तो दसा में दस ही नहीं सकता। बहनें बेटियां भी सुनती हैं। यही इक़्तिदार बाज लोगों के लिए इज्जत का बायस बनता है, बाज के लिए जिल्लत का बायस बनता है। ये नवाज शरीफ के लिए जिल्लत का बायस बना। ये कैसे हो सकता है कि इस तरह कौम को ये लूटे और इज्जत के साथ इस दुनिया से रुखसत हो नहीं सकता। नाज़रीन कराम अभी आगे देखिएगा, तालीम का बेड़ा करक करके रख दिया, सेहत का कोई मुकाम ही नहीं। नाज़रीन कराम जो मरता है उसे कहा ठीक है अल्लाह दे आसे तो मैं मारी जाऊंगा। अब तो वो चीजें भी खत्म हो गई कि डॉक्टर है चलो 100 रुपया दे तो दवाई ले लो, वो भी गया, वो भी कहानी कोई नहीं रही। नाज़रीन कराम अब डॉक्टर भी दौड़ में, न एजुकेशन है, न तालीम है, न सिक्योरिटी है, न कारोबार है, न कोई तहफ़्फ़ुज़ है। क्या बना कर रख दिया है इन्होंने इस पाकिस्तान को। देखते देखते ही मेरे सामने क्या हो गया इस पाकिस्तान को। और मुझे कहने दीजिए, क्योंकि वो लोग जो उस वक्त पैदा नहीं हुए थे, मैं दयानतदारी से कहूंगा, मैं इसलिए नहीं कि मुझे बड़ी तकलीफें पहुंची ज़ियाउल हक के दौर में, मैं इसलिए कह नहीं ऐसी कोई बात नहीं। नाज़रीन कराम ये पाकिस्तान बिगड़ना शुरू हुआ है जब जनरल ज़ियाउल हक ने तख्ता उल्टा है जुल्फ़िकार अली भुट्टो का, और फिर उसे चाट लग गई है इक़्तिदार की। फिर उसने मुनाफिकत का बाजार गर्म, रिश्वत का बाजार गर्म, स्मगलिंग का बाजार गर्म करवाया, खुली छुट्टी दे दी, क्योंकि उसे बता दिया गया कि पीपल्स पार्टी के बिलमुकाबल अब ये लोग हैं जो गैर जमाती बुनियादों पर मुंतखब होकर आए हैं, अब इन्हें अमीर करो। तो बस फिर वो लोग जिनकी जेबों में तंबाकू हुआ करता था वो अरबपति हो, जिन्हें कोई साइकिल किराए पर नहीं देता था वो देखते देखते ही जनाब पेजारोस में पहले चढ़े, और फिर उसके बाद अब लैंड क्रूजर बम प्रूफ पे वो फिरते हैं उनकी औलादें। अजीब बदल देखा है मैंने पाकिस्तान। एक एक शख्स, एक एक खानदान मेरी नजर के सामने। लिखूंगा मैं बहुत, जिंदगी रहनी चाहिए मेरी, बहुत सा काम करने वाला, बहुत मसरूफ जिंदगी मेरी गुजरेगी, बहुत सा काम है जो। जी जनाब आपको बताता था, आपको यकीन दिलाने की कोशिश करता था, यकीन आप करते भी थे मेरा, कि ये अमेरिका और ईरान जिस मुकाम पे आज हैं, ये मैं पहले कह चुका हूं। ये तो जब सरीना में बैठे हुए थे तो मैंने बता दिया था मुज़ाकरा का नतीजा क्या निकलेगा। जब ये उड़ के जा रहे थे तेहरान, ये मोहसिन नकवी, और फिर जा रहा था ये आसिम मुनीर, ज़हन में रख के कि मुझे अमन का आलमी नोबेल प्राइज मिलेगा, मैं तो बहुत बड़ा काम कर रहा हूं। मैं उस वक्त भी आपको बता दिया था नाज़रीन ने कराम, होगा क्या वो हो गया होगा। अभी से कुछ 6 घंटे पहले कुवैत, बहरीन, इराक, उर्दन मिसाइलों की बारिश बरसाई है ईरान ने, अमेरिकन अड्डों पे, अमेरिकन तनसीबात पे, अमेरिकन फौजी ठिकानों पर। और जबतन ईरान के अंदर भी कोई शहर ऐसा नहीं बचा जहां आतिशो आहन की बारिश नहीं कर रहा हो। यमन के हुसियों के बारे में आपको बता दिया था, वो भी तैयार है, हमास भी तैयार है, बाकी भी असरात इसके पूरी दुनिया पर तो होंगे, लेकिन पाकिस्तान पे जो असरात इसके मुरतब होने वाले, मैं एवन 2 महीने का वक्त नहीं दिया था मैंने आज से कुछ 10 दिन पहले, मैंने कहा सिर्फ 2 महीने के अंदर आप देखिएगा ये मंजर जो आपको पाकिस्तान के अंदर नजर आ रहा है, ये मंजर होगा नहीं, ये किस्सा पारीना बन चुका होगा। नाम बड़ा औकसर, नाम लेने की जरूरत नहीं, बहुत बड़ा कॉलम नगार है, वॉल स्ट्रीट जर्नल में उसका आज कॉलम मैंने पढ़ा है। उसने कहा जी पूरी जंग लग गई। अब अगर किसी को कोई ट्रंप कहे कि जनाब मुझे कह रहे हैं
باتیں کرو. اس نے کہا کہ ٹرمپ غلط کہتا ہے, یہ اپنی ساکھ بچانے کی طفلانہ کوشش کر رہا ہے امریکن قوم کے نظر میں. اس نے کہا یہ جنگ ہے, اس جنگ کا کوئی حل نہیں ماں سوا اس کے کہ اب چپ کر کے امریکہ جو کچھ ہو چکا ہے اس پر گزارا. ناکہ بندی اس نے کر لی ہے, ایران حملے کر رہا ہے. امریکہ نے کہا جی ٹرمپ نے کہا جی ہم پیدل فوجیں بھی اتاریں گے وہاں, جو جزیرہ حق پر قبضہ کریں گی, جو فلان جگہ پہ قبضہ کریں گی, جو بندر عباس پر قبضہ کریں گی, بندرگاہوں پر. اور پاسداران انقلاب کے ساتھ نے کہا کہ تو ذرا منہ ادھر کر کے دے, ایک تیرا سنتری بھی بچ کر زندہ واپس نہیں جائے گا, تابوت بھیجیں گے, تابوت بھی اپنی مرضی سے بھیجیں گے. تو یہ ہے وہ عالم, یہ ہے وہ منظر جو سامنے ہے. اسی کے وہ اثرات ہیں جو مرتب ہونا شروع ہو گیا. ناظرین کرام, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ کو نظر نہیں نہ آ رہے, مجھے نظر آ رہے ہیں. میں آپ سے کہتا تھا نا کہ ہوگا, تو یہ جو میری نگاہیں دیکھ رہی ہے وہ قلم نہیں بنا جس سے دستخط ہو معاہدے پہ امریکہ اور ایران کے مابین. اس کے دلائل بھی دیتا رہا, لیکن یہ بھی ساتھ کہتا رہا کہ اگر خدا نخواستہ ایسا ہو گیا تو سمجھو نہ پاکستان کی خیر ہے, نہ اسے یہاں کی نظام کی خیر ہے, نہ پی ٹی آئی کی خیر ہے, نہ عمران خان کی خیر ہے, پھر تباہی بربادی ہے. یہ اتنے اعتماد میں آسمانوں تک پہنچ جائیں گے. لیکن میں نے کہہ دیا تھا کہ ان پر آسمان سے خیر نہیں اتر سکتی, لعنت اور ذلت اس کی بارش اور می ان پر بس وہ شروع ہو گیا. ناظرین کرام, اسی لیے تو میں کہتا ہوں کمزور ہو گیا, اندر اعتماد کوئی نہیں رہا. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ فوج کے اندر ایک رائے نہیں, اب دوسری رائے پائی جا رہی ہے. نیچے تو فوج ساری سوچ رہی ہے. میں دیانتداری سے کہتا ہوں ناظرین کرام, میں ایویں نہیں کہہ رہا. ماں بہن کی گالیاں دیتے ہیں بریگیڈیئر تک, کرنل, بریگیڈیئر, میجر, جوان, ماں بہنوں کی گالیاں دیتے ہیں. اور ان کانوں سے میں نے سنا ہے ناظرین کرام, اللہ کو گواہ کر کے کہتا ہوں, ہاتھ کھڑے کر کے, کہ جناب انج لگتا ہے کہ پاکستان مکا کے جائے گا. اجازت دیجیے ناظرین کرام, پاکستان بچ سکتا ہے تو بچا لے. علیمہ بی بی باہر نکلی ہے, ان کے آس پاس اکٹھے ہو جائیں, ان کی آواز پہ لگ بیک کہیں. بہت عظیم عورت ہے, بہت عظیم عورت ہے. ناظرین کرام, قدر کیجیے اس کی بھی. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.